दोस्तों रुपये फिर गिर गया, डॉलर फिर महंगा हो गया। न्यूज़ वाले कह रहे हैं कि रुपये ऑल टाइम लो पर चल रहा है। इसका मतलब क्या है? इंडिया गरीब हो रहा है? क्या इकोनॉमी डेंजर में है? और ये मोदी जी क्या बोल रहे हैं, जरा सुनते हैं। कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। तो कम से कम एक साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। अब देश को सर्वोपरि रखते हुए, मां भारती को सर्वोपरि रखते हुए हमें एकजुट होकर के लड़ना होगा। आज की वीडियो में हम ये डिस्कशन करेंगे कि रुपये क्यों गिर रहा है। क्या हमारा देश संकट में है? मोदी जी जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो वैलिड है? क्या ये पैनिक की सिचुएशन है? एज ए सिटीजन हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए? चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम फाइनेंस एंड बिजनेस की इंपॉर्टेंट डिस्कशन इस चैनल पे करते हैं, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ये रुपये क्यों गिर रहा है? सबसे पहले एक सिंपल बात समझो। जो करेंसी होती है ना, वो एक प्रोडक्ट की तरह होती है। जिस प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा उसकी वैल्यू ज्यादा। डॉलर की डिमांड दुनिया भर में है, चाहे क्रूड ऑयल खरीदना हो, चाहे इन्वेस्टमेंट करना हो, चाहे इंटरनेशनल ट्रेड करना हो, सब कुछ डॉलर से होता है, इसलिए सबको डॉलर चाहिए। इंडिया भी इसी तरीके से बहुत सारी चीजें बाहर से इंपोर्ट करता है, जैसे मशीनरी, जैसे क्रूड ऑयल, इलेक्ट्रॉनिक्स, गोल्ड, फर्टिलाइजर्स, यानी कि जो यूरिया होता है वो भी बाहर से इंपोर्ट होता है। इंडिया जो है गोल्ड का सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर है और यूरिया का जो है फर्स्ट लार्जेस्ट इंपोर्टर है। सब बाहर से इंपोर्ट होता है और पेमेंट डॉलर में होती है, इसलिए हमें भी डॉलर चाहिए। दूसरा, इन्फ्लेशन भी एक रीजन होता है। देखिए, अगर इन्फ्लेशन की बात करो, इंडिया में 5 से 6% इन्फ्लेशन है। कंपैरेटिवली जो यूएस डॉलर है, यानी कि जो यूएस में है, यूएस में 2 से 3% इन्फ्लेशन होता है। तो इन्फ्लेशन की वजह से भी रुपये वीक होता है। इसको अगर ऐसे समझोगे, आज से 10 साल पहले या 12 साल पहले जो रुपीस की वैल्यू थी, आज वो वैल्यू कम हो चुकी है। यानी कि अगर हम 12 साल पहले 100 रुपए की चीज से अगर हम 10 चीज खरीद सकते थे, तो आज हम उसी 100 रुपए से 7 से 8 चीज या 6 से 7 चीज ही खरीद सकते हैं। इसका मतलब रुपए की वैल्यू कम हुई है। तो ये इन्फ्लेशन होती है, इन्फ्लेशन का भी एक इम्पैक्ट होता है। दूसरा है फॉरेन इन्वेस्टर का। देखिए, जब ग्लोबल टेंशन बढ़ती है, ग्लोबल में वॉर हो रही है, अनसर्टेनिटी है, तो लोग पैसा कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करेंगे जो सेफ हो, क्योंकि डॉलर जो है वो वर्ल्ड में हर किसी को चाहिए। यानी कि जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है सब कुछ डॉलर से होता है, तो सब लोग डॉलर में इन्वेस्ट करते हैं। तो इसकी वजह से डॉलर की डिमांड और बढ़ रही है। जब भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में आती है तो रुपये स्ट्रांग होता है। होता क्या है, वो अपना डॉलर लेके आते हैं और हमसे रुपये खरीदते हैं, तो क्योंकि रुपये में इन्वेस्ट करना होता है, तो उससे हमारे रुपये की डिमांड बढ़ती है। उसी तरीके से ऐसी ग्लोबल टेंशन में जब ये फॉरेनर सारे इन्वेस्टमेंट जो है अपनी बाहर लेके जाते हैं, तो डॉलर को रुपये को सेल करते हैं। और जो प्रोडक्ट की ज्यादा सेल होती है, तो वहां से रुपये की वैल्यू गिरनी है। जब पैसा निकालते हैं तो डॉलर खरीदते हैं, इसीलिए डॉलर स्ट्रांग होता है और रुपये कमजोर होता है। देखिए, रुपये इसलिए कमजोर नहीं हो रहा कि इंडिया यूजलेस है, डॉलर की डिमांड ग्लोबल में ज्यादा है, इसलिए वीक हो रहा है। अब आते हैं, ये जो मोदी जी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई गोल्ड मत खरीदो, फॉरेन ट्रैवल मत करो, वर्क फ्रॉम होम करो, पेट्रोल मत डलवाओ, ये सारी चीजें जो मोदी जी कह रहे हैं, ये क्यों कह रहे हैं? देखिए, इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं, फरवरी 2026 से लेके आज तक फॉरेक्स रिजर्व 5 से 6% कम हो चुका है। यानी कि अभी जो 690 के आसपास, $690 बिलियन के आसपास वो है। और ये होता क्या है कि जब फॉरेक्स रिजर्व क्यों रखे जाते हैं? इमरजेंसी सिचुएशन के लिए फॉरेक्स रिजर्व होना जरूरी है। तो इंडिया के पास 11 महीने के ऑलमोस्ट जितना भी इंपोर्ट का जो बिल होता है इंडिया का, 11 महीने का फॉरेक्स रिजर्व इंडिया का ऑलरेडी है इंडिया के पास। तो ये चीजें घट रही हैं। इसमें क्या बोला, गोल्ड का एग्जांपल। देखिए, गोल्ड जो है इंडिया सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर है वर्ल्ड में। जो है इंडिया जो गोल्ड का सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर है, और इंडिया के टोटल इंपोर्ट बिल जो है वो 9% जो है वो टोटल गोल्ड का ही है। तो हमें ये देखना होगा कि हमारा मेजर पोर्शन जो है गोल्ड में जा रहा है, तो हमें गोल्ड की इन्वेस्टमेंट को कम करना है। ताकि गोल्ड की इन्वेस्टमेंट कम करेंगे तो ग्लोबली हमें गोल्ड कम इंपोर्ट करना पड़ेगा और हमारी डॉलर की डिमांड जो है कम होगी उसकी वजह से। दूसरा है फॉरेन ट्रेवल। देखिए, फॉरेन ट्रेवल में क्या होता है, कभी भी आप फॉरेन में जाते हो, ट्रैवल करते हो, मिलियंस ऑफ इंडियंस जब फॉरेनर जाते हैं, चाहे यूरोप जाएं, अमेरिका जाएं या
थाईलैंड जाए या यूएई जाए, कभी भी जाते हैं तो उनको यूएसडी में खर्च करना पड़ता है, डॉलर चाहिए होता है। तो वहाँ से डॉलर की डिमांड बढ़ती है। तीसरा है फ्यूल की कंजम्पशन। ये जो वॉर है, इसकी वजह से क्या है, क्रूड ऑयल जो है पूरी दुनिया के जो सप्लाई चेन को इम्पैक्ट कर रहा है। देखिए हर कंट्री को एनर्जी चाहिए, और एनर्जी अगर आप ग्लोबली नक्शे को अगर आप देखोगे तो एनर्जी सिर्फ कुछ ही कंट्रीज के पास है, और वहीं से वो हर जगह एक्सपोर्ट होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो एक रूट को जो बंद करने की वजह से ग्लोबली जो एनर्जी की जो एक्सपोर्ट है वो हैम्पर हुई है, जिसकी वजह से सप्लाई चेन पे इम्पैक्ट हुआ है। हर देश की डिमांड तो एनर्जी की रहेगी, वो तो कम नहीं हो सकती, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। हमें यही बोला जा रहा है कि हम अपनी एनर्जी की कंजम्पशन जो है, यानी कि जो डेली मर्रा पे जो हमारी जो कंजम्पशन होती है पेट्रोल की, डीजल की, हम उसको कम कर सकते हैं। वर्क फ्रॉम पॉलिसी, कार पूलिंग, ये सारी टेक्निक से हम क्या सकते हैं। देखिए अगर हमारा 140 करोड़ की देश की जनसंख्या है, 140 करोड़ में 50% या 40% लोग जो हैं जो जॉब करते होंगे, ठीक है। तो अगर हम 50 करोड़ लोग को समझे या 40 करोड़ लोग को समझे जो जॉब करते हैं, तो देखो अगर हर कोई लोग, अगर 1 करोड़ लोग भी अगर दिन का 5 लीटर पेट्रोल कम खर्चा करते हैं, तो सोचो कितना डिमांड कम हो सकती है। तो अगर आप कैलकुलेशन समझोगे तो हमारा इम्पैक्ट, अगर हम 5 लीटर पेट्रोल भी एक दिन में बचाते हैं, यानी कि या फिर 1 लीटर पेट्रोल भी हम एक दिन में बचाते हैं, तो लाखों लीटर, करोड़ लीटर जो है पेट्रोल हम बचा सकते हैं, और इससे हमारी डिमांड कम होगी, एंड ऑब्वियसली डॉलर जो है, रुपी जो है स्ट्रांग होगा, और हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स बचेंगे। इसमें देखिए होता क्या है, जो हमारी आरबीआई है वो आरबीआई बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। देखिए जब ये जो रुपीस की और जो डॉलर की जो वैल्यू आती है ना, इसमें इसमें बहुत सारी अभी ऐसा नहीं है, ये बहुत ज्यादा कम हो सकता है। आरबीआई ने क्या किया है, अपना फॉरेक्स रिजर्व में से डॉलर बेचे हैं। देखिए अगर किसी चीज की डिमांड बढ़ेगी और किसी चीज की सप्लाई कम होगी, तो ऑब्वियसली उसकी क्या कहते हैं, वैल्यू बढ़ेगी। तो आरबीआई क्या करती है ऐसी सिचुएशन में, कि सप्लाई को पुश करती है, ताकि ताकि जो अननेसेसरी जो डिमांड है वो ना बढ़े। नहीं तो होगा क्या, अगर हमारी क्या कहते हैं रुपीस बहुत ज्यादा गिर जाएगी, तो उससे हमारे इंपोर्ट बिल और महंगे हो जाएंगे, और उससे हमारी इकोनॉमी पे इन्फ्लेशन का इनडायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा। तो ये चीज सही नहीं है, इसलिए ये चीज रिक्वेस्ट करी जा रही है कि ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि हर कोई डॉलर की डिमांड कर रहा है, तो और हमें हर चीज डॉलर में खरीदनी पड़ती है, इसलिए हमें अपने फ्यूल को या फॉरेन ट्रेवल को या हमारे डॉलर से रिलेटेड जो एक्सपेंस है हमें कम करने हैं। इससे काफी इंपैक्ट पड़ेगा। ध्यान रखना, डॉलर का हर अननेसेसरी आउटफ्लो यूरोपी पर प्रेशर बढ़ा रहा है। दोस्तों अभी तक की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में वीडियो को शेयर कर देना। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या रुपी गिरना, इंडिया कोलैप्स हो रहा है? आंसर है नहीं। डेवलपिंग कंट्रीज में ये फेज नॉर्मल होता है। बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज जो आज की डेट में डेवलप हो चुकी हैं, उन्होंने ये फेज देखा है, जैसे कि साउथ कोरिया, वियतनाम, चाइना, इंडोनेशिया, इन सभी कंट्रीज ने भी ग्रोथ फेज में डेप्रिसिएशन देखा है। इसमें गवर्नमेंट का भी एक रोल होता है, आरबीआई का एक रोल होता है। देखिए रुपीस को स्ट्रांग बनाने से भी ना चीजें ठीक नहीं होती। देखिए क्या होता है, रुपी अगर स्ट्रांग होगा, हमारी इंडिया की जो चीजें बाहर एक्सपोर्ट हो रही हैं वो महंगी हो जाएंगी। इसलिए क्या होता है, वहां पे इसको भी लेवल पे रखा जाता है, थोड़ा थोड़ा इन्फ्लेशन ठीक होता है, जो ग्रेजुअली होता है, ठीक है, ताकि हमारी जो जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं वो सस्ती हो सके, मतलब हमारी प्रोडक्ट सस्ती बने। चाइना का एग्जांपल है, चाइना एक लो कॉस्ट इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हब था। देखिए उसमें क्या हुआ, वर्ष सालों तक जो है उसकी रुपीस को वीक रखा गया, ताकि जो प्रोडक्ट की जो अफोर्डेबिलिटी है पूरे वर्ल्ड में हो सके। अगर उनका चाइना का रुपी, जैसे मान लो आज की डेट में जो हम यूरोप से या कोई चीज मंगाते हैं, इतनी महंगी चीज होती है, क्योंकि वहां उसकी वैल्यू उतनी ज्यादा है। तो सेम चीज क्या होता है, रुपी जो वैल्यू जो होती है, करेंसी की जो वैल्यू होती है, उसको भी मेंटेन रखा जाता है और वीक भी रखा जाता है। ये जो कंट्री की जो इकोनॉमिक्स है, ये कंट्री की जो आरबीआई या जो जितने भी सेंट्रल बैंक होते हैं, उनकी पॉलिसी होती है। अगर उनका पैसा वीक रखा जाएगा, ताकि उनकी प्रोडक्ट की अफोर्डेबिलिटी मार्केट में हो। साउथ कोरिया ने भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफॉर्मेशन में, यानी कि जितनी जो सैमसंग की जो कंपनी है या जितनी भी हुंडई है, इलेक्ट्रॉनिक की ट्रांसफॉर्मेशन में उन्होंने भी ये प्रेशर देखा था। ग्रोइंग इकोनॉमी में होता क्या, देखिए जब कंट्रीज ग्रो करती हैं तो इंपोर्ट बढ़ता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, ठीक है, कंजम्पशन बढ़ती है तो डिमांड बढ़ती है, और ये सारी चीजें जब एक साथ हो रही होती हैं तो सप्लाई चेन पे बॉटलनेक क्रिएट होता है, यानी कि सप्लाई चेन कम होती है, सब डिमांड बढ़ती है, तो इसी से धीरे धीरे ग्रेजुअली जो प्राइजेस इंक्रीज होते हैं, और जो कि अनयूजुअल नहीं है, ये चीजें नॉर्मल होती है। हाँ, हाइपर इन्फ्लेशन को ध्यान में देखना चाहिए कि हाइपर इन्फ्लेशन ना हो, तो ग्रेजुअली करेंसी का जो डेप्रिसिएशन है वो अनयूजुअल नहीं होता। एक डिफरेंस समझो, एक होता है नॉर्मल ग्रेजुअल डेप्रिसिएशन,
और एक होता है करेंसी क्राइसिस। इंडिया अभी करेंसी क्राइसिस में नहीं है, इंडिया के पास फॉरेक्स रिजर्व है, इंडिया के पास इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस है, और सबसे बड़ी बात है 140 करोड़ लोग जो है इंडिया के पास कंजम्पशन है। तो जहां कंजम्पशन होगी वहां ग्रोथ आनी ही आनी है। देखिए रियल डेंजर रुपए का गिरना नहीं है, रियल डेंजर है अनकंट्रोल्ड इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक कोलैप्स होना। तो इस चीज को देखना चाहिए, इसीलिए मैंने बोला कि सिर्फ करेंसी को स्ट्रांग कर देने से कुछ नहीं होगा। देखिए ये कलेक्टिव है, ये क्या है, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स है, तो इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। कंट्री को स्ट्रांग बनना होता है मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट्स, इनोवेशन, प्रोडक्टिविटी, जॉब्स एंड स्टेबल इन्फ्लेशन। देखिए इंडिया को क्या बनना होगा, इंडिया को बनना होगा टेक्नोलॉजी हब, फैक्ट्री हब, इनोवेशन इकोनॉमी, एक्सपोर्ट इकोनॉमी। दुनिया इंडिया के प्रोडक्ट्स खरीदेगी तो ऑब्वियसली रुपए की डिमांड बढ़ेगी। इंडिपेंडेंस, यानी कि जितनी भी एनर्जी आज की डेट में 90% एनर्जी हमारी बाहर से इंपोर्ट होती है, और हर डेवलपिंग कंट्रीज को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो हमें एनर्जी की इंडिपेंडेंस, मतलब हमें ये ऐसे सोर्सेज, ऐसे ऑल्टरनेट सोर्सेज ढूंढने होंगे जहां से हम एनर्जी की कंजम्पशन को कम से कम कर सकें, या फिर हम अपनी डिपेंडेंसी दूसरी कंट्री से हटा के सेल्फ डिपेंडेंट बन सकें। एंड स्किल एंड इनोवेशन पे काम करना होगा। स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी स्लोगन से नहीं बनती, स्किल, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी एंड डिसिप्लिन से बनती है। करेंसी की स्ट्रेंथ फॉरेक्स मार्केट में नहीं, फैक्ट्रीज, पोर्ट्स और इनोवेशन लैब्स में डिसाइड होती है। देखिए ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, देखिए एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखिए देश को आप एक घर जैसा समझो। आज जब हमारे घर में क्राइसिस आती है तो घर का एक एक मेंबर उस क्राइसिस को हैंडल करने के लिए सपोर्ट करता है ना। ऐसे ही देश, ऐसी क्या हुआ है, वर्ल्ड में वॉर हो रही है, वॉर हो रही है। अब इंडिया की जो ग्रोथ है एनर्जी पर डिपेंडेंट है, बिना एनर्जी के कुछ नहीं है। देखिए क्रूड ऑयल हमारे पास तो है नहीं, हमारे पास 90% क्रूड ऑयल बाहर से आ रहा है, तो हम तो डिपेंडेंट है ना बाहर की कंट्री पे। तो हम अगर अपनी चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं ऐसी क्राइसिस में जहां पे प्राइसेस ऑलरेडी इतने बढ़ चुके हैं, वहां पे कंट्रोल कर सकते हैं, तो देश के लिए भी अच्छा होगा। तो इसमें जो जो इन्होंने स्टेप्स बताए हैं, हमें एज ए इंडियन सिटीजन जितने भी अननेसेसरी इंपोर्टेड जो हमारे मटेरियल होते हैं जो हम यूज करते हैं, हमें ऑल्टरनेटिव देखनी चाहिए। क्या हमारे लिए ऐसा कोई इंडियन प्रोडक्ट है जो हमें इंपोर्ट ना करना पड़े, तो हमें ऑल्टरनेटिव देखने चाहिए। फ्यूल वेस्ट नहीं करना चाहिए। देखिए ऑब्वियसली जो और ये परमानेंट नहीं है, ये टेम्परेरी है। तो अभी आप कम से कम अभी जो फ्यूल की जो वेस्टेज है या फ्यूल को हम सेव कर सकें, जिससे हमारी डिमांड कम होगी। तीसरा है स्किल को बिल्ड करना चाहिए। देखिए दूसरों को बोलने से अच्छा है कि अपनी स्किल पे काम करना चाहिए। देखिए अब इन्फ्लेशन तो रहेगा, तो इन्फ्लेशन से लड़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, स्किल पे काम करना चाहिए। तो स्किल्स बढ़ाना चाहिए, इन्वेस्टमेंट माइंडसेट डेवलप करना चाहिए। देखिए सेकंड इनकम सोर्स के ऊपर काम करना चाहिए। देखिए होता क्या है कि हम सिर्फ सेविंग की भी बात करते हैं। जब हम सेविंग करते हैं तो हमें ऐसे एसेट में सेविंग करनी चाहिए जहां से हमारे रेवेन्यू जनरेट हो सके। हमें सिर्फ सेविंग नहीं, प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट पे ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट है गवर्नमेंट को वाइजली, देखिए गवर्नमेंट सिलेक्शन करना आपके हाथ में है। आप क्या करते हो, गवर्नमेंट को आज आप गाली दे रहे हो, ठीक है। देखिए गवर्नमेंट को सिलेक्ट करना चाहिए, गवर्नमेंट को बहुत ध्यान से सिलेक्ट करना चाहिए। होता क्या है कि आज की डेट में अगर इंडिया की सिचुएशन बताएं, 50% ही वोटिंग होती है। मेजर स्टेट्स के अंदर अगर वोटिंग होती है तो मैक्सिमम 50 to 60% में ही वोटिंग, यानी कि 40 से 45% लोग तो वोट ही नहीं देते। तो सोचो कितने करोड़ों लोग तो वोट ही नहीं दे रहे, और आज की डेट में वो लोग भी सोशल मीडिया पे इस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं। गवर्नमेंट चूज करना हमारे हाथ में है, तो हमें वाइजली सही गवर्नमेंट चूज करनी चाहिए। सिर्फ फ्रीबीज के चक्कर में कि हाँ हाँ ये फ्री मिल जाएगा उसकी बेसिस पे आप गवर्नमेंट चूज कर लोगे, उस पर नहीं होगा। गवर्नमेंट से क्वेश्चंस पूछने चाहिए। देखिए एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन आपके पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो, ठीक है। तो सही चीज पे फोकस करना चाहिए, और जहां पे जरूरत है वहां पे क्वेश्चन पूछना चाहिए। और लास्ट है इंडियन बिजनेस को सपोर्ट करना चाहिए। जैसे मैंने पहले बताया, अननेसेसरी इंपोर्ट्स जो हमारी हो रही है, हमें ऑल्टरनेटिव ढूंढना चाहिए कि मेड इन इंडिया और मेक इन इंडिया का जो चीजें हैं। देखिए अगर कोई पॉलिसी आएगी तो उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन आपको क्वेश्चन करने चाहिए। देख जहां पे वोट करना है वोट करना चाहिए, जहां पे क्वेश्चन करना चाहिए क्वेश्चन करना चाहिए। गवर्नमेंट से क्वेश्चन करोगे तभी गवर्नमेंट आंसरेबल होगी, ठीक है। न्यूज में, सोशल मीडिया में, इसमें तो कुछ भी फैलाया जा रहा है। तो एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन आपको इस चीज को समझना चाहिए। अगर आप इंडियन बिजनेस को सपोर्ट करोगे, देश के अंदर इंडिया के जो प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी, तो इंडिया के बिजनेस के प्रोडक्ट की जब डिमांड बढ़ेगी तो बाहर से हमें इम्पोर्ट कम करना पड़ेगा, और हमारे प्रोडक्ट भी हमें बाहर जाएंगे। एंड लास्ट क्या है कि जो हम, जैसे मैंने बताया कि स्किल पे काम करना चाहिए, तो स्किल के साथ साथ आपको बिजनेस फोकस होके करना चाहिए। अगर आप बिजनेस करोगे, मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करोगे। सिर्फ गवर्नमेंट के भरोसे नहीं बैठ सकते, आपको जॉब्स क्रिएट करनी है, आपको बिजनेस बिजनेस बनाना है। तो जब आप बिजनेस करोगे, 4 लोगों को काम पे रखोगे, तो उससे जॉब्स क्रिएट होंगी, लोगों को नौकरी मिलेगी। ऐसे वो लोग भी, वैसे और लोग जो है प्रभावित होंगे, और वो और भी जॉब्स क्रिएट होंगी, और हमारे इंडियन प्रोडक्ट
पे फोकस होना चाहिए। देखिए रुपये की जो स्ट्रेंथ है ना वो सिर्फ गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करती, 140 करोड़ इंडियंस की प्रोडक्टिविटी, इनोवेशन, डिसिप्लिन और इकोनॉमिक बिहेवियर भी डिसाइड करता है। याद रखिए रुपये का ग्रेजुअली डिक्रीज होना या डेप्रिसिएट होना एक ये जो डेवलपिंग इकोनॉमिक ये जो डेवलपिंग इकोनॉमी में नॉर्मल हो सकता है, लेकिन अगर इंडिया फास्टर ग्रो करेगा तो लॉन्ग टर्म में इंडिया की इकोनॉमी स्ट्रांग ही होगी। डॉलर स्ट्रांग हो सकता है लेकिन इंडिया का फ्यूचर भी कोई वीक नहीं है। जय हिंद। थैंक यू एंड तक देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।